हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने विद्यार्थी क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग मैथ के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू से लेकर लॉन्ग वाले क्वेश्चन तक। पहले हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें। उसके बाद मैं ये बताऊंगा आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं जहाँ से आपके ज़्यादा नंबर बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा है पहला क्वेश्चन, ठीक है। और पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। सहअभाज्य संख्या को इंग्लिश में को प्राइम नंबर बोलते हैं, को प्राइम नंबर, ठीक है। तो सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका एचसीएफ एक होता है। इन दोनों को जैसे एचसीएफ लेने पर एक आना चाहिए। तो आप जब एचसीएफ लेंगे तो 18 और 25 का एचसीएफ होगा एक, ठीक है। और इसका एचसीएफ हो जाएगा, मतलब एक से अधिक हो जाएगा इसका। आप देखेंगे तो ये 7 से, सॉरी, ये कट जाएगा 27, 9 से कट जाएगा, 9 27, और ये भी ऐसे कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एचसीएफ नहीं होगा। ये पहले ऑप्शन को थोड़ा सा आप लोग बना लीजिएगा, यहाँ पर 3 होना चाहिए, मैंने यहाँ पर 27 लिख दिया, ठीक। यहाँ पर आप 3 बना लीजिए भाई, ठीक हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी 18 और 25 का आप एचसीएफ लोगे तो इसका एचसीएफ निकल के आएगा कितना, एक निकल के आएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोला है द्विघात समीकरण x² - 4 = 0 का मूल है। तो देखिए ये सवाल छोटा सा है, आप लगा सकते हैं आसानी से। देखिए आप लोग इसे कैसे लगाएंगे, समझिएगा भाई। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया गया क्या, सबसे पहले हमें जो समीकरण दिया गया है, यानी कि x² दिया गया है, क्या दिया गया है, x² - 4 = 0। तो हमें x की वैल्यू याद करना है, तो इस मान को पंचांतर करेंगे तो इधर हो जाएगा x² बराबर में हो जाएगा 4। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये संख्या वाले में, इस संख्या में क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो x बराबर ये कितने का वर्ग है, प्लस माइनस में ये 2 का वर्ग है। जब रूट में से कोई संख्या बाहर निकलता है तो प्लस माइनस में निकलता है, ठीक है। अब ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है प्लस माइनस में 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया गया है प्लस माइनस में 2। तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन में हमें बोल रहा है क्या, बिंदु -3, 5 की वाई अक्ष से दूरी है। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप समझिए कि हम लोग पहले यहाँ जो जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया होता है तो पहले वाले जो मान होते हैं हमको उसको x बोलते हैं, दूसरे वाले को y, यानी इसको भुज और इसको कोटि बोलते हैं, ठीक। चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है क्या, y अक्ष से दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ पर जब y अक्ष से दूरी पूछेगा तो हम x का वैल्यू बताएंगे, यानी x का वैल्यू कितना है, -3। तो y से दूरी पूछेगा तो हम x का मान बताएंगे, और यदि x अक्ष से दूरी पूछा जाएगा तो y की वैल्यू बताएंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में पूछा है y अक्ष से दूरी पूछा है तो x की वैल्यू हम बताएंगे कितना है, -3। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथे को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथे में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है माध्य, ऑप्शन नंबर सेकंड में है बहुलक, ऑप्शन नंबर थर्ड में है माध्यिका, और ऑप्शन नंबर फोर्थ में क्या, मानक विचलन। तो देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है क्या, मानक विचलन, ये आपके केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया समीकरण x + y = 6 और x - y = 2 का हल होगा। तो आप देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आप जो निकल के आएगा क्वेश्चन वो आ जाएगा आपका 4, 2 निकल के। अब मैं आपको बता दूँ ये कैसे निकलेगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है सबसे पहले यहाँ पे x + y दिया गया है, क्या दिया गया है, x + y = कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। और क्या दिया गया है, इससे हम बना लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। और हमें दिया गया है x - y = में यहाँ पर दिया गया है कितना, 2। इससे बनाएंगे हम समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो हम जोड़ेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1, क्या लिखेंगे भाई, समीकरण 1, और सॉरी समीकरण 1 है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2,
यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो समीकरण आपका पहला क्या है, यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और समीकरण नंबर दूसरा क्या है, यक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इसे आपको जोड़ना होगा, तो यक्स और यक्स जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यक्स और यक्स जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2x, वाई वाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और 6 और 2 हो जाएगा कितना, 6 तो हो जाएगा 8। ठीक, अब क्या करना है, यक्स की वैल्यू आपको निकालना है, तो यक्स बराबर हो जाएगा क्या, 8 बट्टे में हो जाएगा 2, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 चौके 8, तो यक्स की वैल्यू हमें प्राप्त हो गया कितना, 4 प्राप्त हो गया। ठीक, अब यक्स की जो वैल्यू है वो हम रख देते हैं समीकरण नंबर, तो अब आपको लिखना होगा यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखना होगा, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा है यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, जिसमें से हमें यक्स की वैल्यू पता है, तो यक्स के स्थान पे हम यक्स की वैल्यू लिखेंगे, प्लस में हो जाएगा वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 6, इस 4 को हम पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -4, और y बराबर 6 में से 4 गया तो 2 निकल गया, तो यक्स की वैल्यू हमारा 4 निकला और y की वैल्यू हमारा 2 निकला। अब हम ऑप्शन में अपने देख लेते हैं क्या हमें ऑप्शन में दिया गया है, तो चलिए ऑप्शन इसका चेक कर लेते हैं। तो यक्स की वैल्यू हमारा 4 निकला है, y की वैल्यू यहाँ पर 2। देखिए हमने इस ऑप्शन को बताया था और हमने इसे सिद्ध करके भी बताया, मतलब लगा कर भी बताया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वें को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6वें को देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6वां में है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका बोल रहा है क्या, आपको यहाँ पर बोल क्या रहा है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक रूप का होगा, मतलब कि इसको आपको कोई कौन सा ऑप्शन इसमें चूज करना होगा जिसके लिए प्रत्येक धनात्मक विषम, विषम यानी ओड नंबर, विषम पूर्णांक रूप होगा, ऐसा मतलब क्या लेंगे। तो आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया क्या p, और ऑप्शन नंबर सेकंड में है क्या 2p, ऑप्शन नंबर थर्ड में है p+1, और ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिया गया है 2p+1। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 2p+1, क्योंकि इसको आप लेंगे तो p के स्थान पे आप चाहे सम रखिए या फिर विषम रखिए, कोई भी संख्या रखते हैं, और जब मान लेते हैं यहाँ पर हमने 3 रखा, 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 हो जाएगा, 6 रख 7 हो गया, विषम बन गया, तो यही वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग 19 है तथा उनका अंतर 7 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को आप बिना समीकरण से भी लगा सकते हैं। अब कैसे लगाएंगे बिना समीकरण से, देखिए यहाँ पर बोल रहा है दो संख्याओं का योग 19 होना चाहिए और उसका अंतर 7 होना चाहिए, तो पहले ऑप्शन को हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या जोड़ने पर हमें 19 मिलेगा, तो 16 और 6 को जोड़ेंगे तो 16 3 19 तो हो जाएगा। ठीक, और 16 सॉरी ये 13 और +6 का अंतर यदि आपको निकालना होगा तो क्या 7 आएगा, तो देख लेते हैं, यदि 13 में से हम 6 को हटा देते हैं तो कितना 7 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, इस क्योंकि ये समीकरण द्वारा आप लगाएंगे तभी आएगा, या फिर समीकरण द्वारा आप नहीं लगाना चाहते हैं तो फिर इस तरीके से लगाइए, क्योंकि मैं यहाँ पर बोला दो संख्याओं का योगफल कितना 19 होना चाहिए, तो 13 और 6 को जोड़ेंगे तो 19 तो होगा ही, और इसका अंतर बोला है 7 है, तो इसका अंतर देखेंगे भाई, तो 13 में से आप 6 घटाओगे तो 6 13 होता है, 7 बच जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें को देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोल रहा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए लगाना होगा, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, लगा लेते हैं। चलिए देखें, तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, सबसे पहले भाई जो दिया गया उसको हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या दिया गया हमको। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, क्या दिया है उस समीकरण में, दिया गया है 3x² माइनस 6x और प्लस में हो जाएगा क्या k बराबर 0। ठीक, यही बोला है, k का मान हमसे पूछा है यहाँ पर, तो k बराबर लगा देंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो देखिए अब क्या करेंगे, किस तरीके से हल करेंगे, तो सबसे पहले हमें a b और c का मान निकालना होगा, तो ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं, तो a का वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, क्या a का वैल्यू निकल गया यहाँ पर
3। बी का वैल्यू निकालेंगे तो बी बराबर में हो जाएगा -6, ठीक। सी का वैल्यू निकालेंगे तो सी के स्थान पे हो जाएगा क्या, के हो जाएगा, ठीक है। ये ए बी और सी का मान हमने निकाल लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि मूल समान हो। तो देखिए जब मूल समान होता है, जब मूल समान होता है तो उस वहाँ पर डी का मान रखते हैं 0, ठीक। जब मूल समान होता है तो, ठीक। तो फार्मूला आपका कौन सा लगेगा, जब ए बी और सी का मान निकल गया तो आपको पता होना चाहिए फार्मूला आपको कौन सा लगने वाला है। कौन सा लगेगा भाई, विभक्तिकर का फार्मूला लगेगा। कौन सा, विभक्त कर का। तो विभक्तिकर का फार्मूला यहाँ पे लगेगा। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपका होता है डी बराबर B² - 4AC। ये होता है आपका फार्मूला। जहाँ पे मैंने बताया है डी का वैल्यू 0 होगा कि जब मूल समान होता है तो डी के स्थान पे हम 0 लिखेंगे। बी का मान हमें दिया गया है, हम क्या माइनस में 6, तो माइनस में यहाँ पर क्या करेंगे, 6 का वर्ग लगा देंगे यहाँ पर, ठीक। माइनस में यहाँ पर करेंगे 4 इंटू ए की वैल्यू है कितना 3 है, इंटू सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, सी की वैल्यू यहाँ पर के है। तो क्या करेंगे 0 बराबर 6 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36, माइनस 4 तिहाई हो जाएगा 12 के हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, ये जो 12 - 12 के है इसको हम 0 के साइड लाएंगे ताकि ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो हम पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 12 के बराबर 36 हो जाएगा। अब के का मान आपको निकालना है, के का मान हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे 36 बट्टे में क्या लिखेंगे 12, 12 का 12, 12 तिहाई 36, यानी के का मान हमें निकल गया कितना, के का मान हमने निकाला भाई 3। अब आपके ऑप्शन में चेक कर लेते हैं 3 है कि नहीं है, ठीक। चलिए आपके ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो हमारा जो आंसर था वो निकल के आया था कितना, 3 निकल के आया था। अब हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया गया है 3, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर दिया गया है यदि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है क्या, त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया गया है और आपसे पूछ रहा है क्या, उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, यानी भुजाओं का मान दिया है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो देखिए जब भी आपसे किसी भी त्रिभुज की भुजा का मान दिया हो, यानी भुजा का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल का आपसे अनुपात पूछ रहा हो तो आप कर दीजिए भुजा का स्क्वायर। यानी कि पहले हमें 2 का दिया है तो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भुजा में 2:3 ही तो है, जब इसका हम वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर, ठीक। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां में बोल रहा है क्या, बिंदुओं 5, 0 और -12, 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए बीच की दूरी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो बीच की दूरी के लिए फार्मूला हम यूज़ करते हैं, कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं भाई, देखिएगा उसके लिए हमारा एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है, रूट में होता है क्या, रूट में होता है x2 - x1 का स्क्वायर, ये होता है। प्लस में क्या होता है, प्लस अगले ब्रैकेट में होता है y2 - y1 का स्क्वायर होता है, ठीक। ये आपका फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मान निकालने के लिए। यहाँ पर जैसे एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, तो इन दोनों के बीच की दूरी का फार्मूला मतलब बीच की दूरी निकालने के लिए आपको ये वाला फार्मूला का यूज़ करेंगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आप लोग हल करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 17 आ जाएगा। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, बट मैं ये बता रहा था, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। अब किस तरीके से लगाना है थोड़ा सा उससे भी बता देते हैं। तो जो पहला आपका 5, 0 है तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1 की वैल्यू, ठीक। और ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा y2 की वैल्यू। अब यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, अब आप इसमें से मान रख दोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है,
क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष इतना 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 जो भी दिया गया है हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फिलहाल इस क्वेश्चन को मैं लगा देता हूँ, ठीक। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्या। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, त्रिभुज, यहाँ पर पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो बना लेते हैं हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2, ठीक, 1/2 x1 ब्रैकेट में क्या होता है y2 माइनस में होता है y3, ठीक, ये होता है। उसके बाद क्या होता है, प्लस में होता है x2 ब्रैकेट में होता है क्या y3 माइनस y1 होता है, और प्लस में क्या होता है x3 होता है, ब्रैकेट में होता है y1 माइनस में y2 होता है। ये आपका पूरा फार्मूला है। इस फार्मूले पर हम इस मान को रखेंगे तो हमारा जो है आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हाँ देखिए, ये हो जाएगा हमारा x1 की वैल्यू, ये हो जाएगा y1, और ये हो जाएगा x2 की वैल्यू, और ये हो जाएगा y2 की वैल्यू, और ये हो जाएगा x3 की वैल्यू, और ये हो जाएगा y3 की वैल्यू, ठीक। चलिए अब जो भी मान हमें दिया गया सब इसमें हम फार्मूले पे इसी बैठा लेते हैं। तो 1/2 को हम क्या करेंगे, ज्यों कहते हैं पूरा पूरा उतार देंगे, ठीक। तो सबसे पहले क्या है x1 की वैल्यू यहाँ पर कितना है, x1 की वैल्यू है भाई 0 है, तो 0 लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद ब्रैकेट लगाए, ब्रैकेट के बाद है y2 है, तो y2 की वैल्यू हमें दिया गया कितना 0 है, तो 0 लिखेंगे, माइनस y3 की वैल्यू क्या है भाई, तो y3 की वैल्यू हम देखें इसका भी मान 0 दिया गया है, तो यहाँ भी हो जाएगा 0, ठीक। प्लस में क्या हो जाएगा x2 की वैल्यू हम देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ 3 दिया गया है तो 3 लिख लेंगे, ठीक है। और क्या है y3 का मान है 0, ठीक है। माइनस में क्या है y1 का भी मान यहाँ पर 0 दिया गया है तो 0 ही रह जाएगा, ठीक। चलिए और प्लस में क्या हो जाएगा x3 की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है माइनस में 3 है, तो इसे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं माइनस में 3, यहाँ पे माइनस में हम 3 ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक। उसके बाद क्या है y1 है, तो y1 की वैल्यू हमारे यहाँ पर दिया गया है कि 0, माइनस y2 की वैल्यू भी क्या दिया है यहाँ पर पूरा पूरा दिया गया है 0। तो अब देखिए आपको क्या करना है, 1/2 को ज्यों कहते हैं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या 0। अब 0 में से 0 घटाएं तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो भाई 0 ही बचेगा, मान लीजिए कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ पे पूरा पूरा हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, 0 में से 0 गया तो। और प्लस में लिखेंगे यहाँ पर क्या 3 है तो 3 लिखेंगे, इंटू यहाँ भी हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 में से 0 गया 0, ठीक। यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा क्या 3 इंटू ये 2 में से फिर यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक। तो अब होगा क्या 1/, हो जाएगा यहाँ पर 2 को ज्यों कहते हो गुणे का सिंबल लगा दीजिए, ठीक। जब गुणे का सिंबल लगाएंगे तो यहाँ पर आपका पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। देखिए किस तरीके से 0 का गुणा 0 में होगा तो यहाँ पर पूरा हो जाएगा 0, प्लस 3 का गुणा 0 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, माइनस 0 का गुणा 0 में करेंगे तो हो जाएगा पूरा 0। तो ये तो पूरा हो गया है, 0 कट जाएगा पूरा पूरा, और जब पूरा पूरा कट गया तो यहाँ पर पूरा पूरा यहाँ पर 0 हो जाएगा, और 2 से जब भाग हम 0 में करेंगे तो इसका भी हो जाएगा 0। तो हमारा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो निकल के आया है कितना 0, ठीक। तो अब देख लेते हैं आपके ऑप्शन में दिया गया है 0 कि नहीं दिया गया है, ठीक। तो आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है 0, जो कि हमने अभी निकाल कर यहाँ पर लाया है, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का राइट आंसर तीसरा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को में भी कैसे हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया क्या गया है, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है क्या साइन 49 डिग्री, और बटे में क्या है कास 41 डिग्री, माइनस में है क्या कास 17 डिग्री, अपान में है क्या साइन 73 डिग्री, ठीक है। तो ये हमें दिया गया है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग जानते होंगे ये हमें ये जो अंश वाला जो होता है 90 के पदों में जो बदलना होता है वही वाला यहाँ से फार्मूला हमारा काम करेगा। तो हम बदल देते हैं साइन को 90 के पदों में, तो हो जाएगा क्या 90 के पदों में बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 माइनस, अब देखिए 90 में से हम कितना घटा लें कि हमारा 49 बचे, तो 90 में से हम यदि 41 यानी कि नीचे की वैल्यू हम घटा लेंगे तो हमारा 49 डिग्री जो बच जाएगा, ठीक। और नीचे जो दिया गया है कास 41 डिग्री उसको हम लोग पूरा पूरा वही लिखेंगे, ठीक। इसको भी वैसे कर लेते हैं, कास को 90 के पदों में बदल देंगे तो हो जाएगा कास 90 माइनस, अब 90 में से हम कितना घटाएं कि 17 बचे, तो 90 में से हम नीचे की वैल्यू यानी 73 को घटा लेंगे तो हमारा बच जाएगा
17, ठीक है। और जो नीचे दिए गए उसको हम लोग वही लिखेंगे पूरा पूरा, ठीक। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा यानी साइन 90 माइनस 41 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा किसमें, कास में, ठीक है। और यहाँ पे डिग्री मतलब कि कोण के स्थान पे क्या क्या दिया है, थीटा के स्थान पे 41, तो साइन सॉरी कास 41 हो जाएगा, ठीक। और नीचे क्या है, नीचे आपका है कास 41, तो कास 41 जो कहते हुए रहेगा पूरा पूरा वही माइनस, यहाँ पर दिया गया है काश 90 माइनस 73 डिग्री, तो हो जाएगा कास को बदल देंगे हम साइन में, और थीटा के स्थान पे क्या है 73 है, 73 लिख देंगे। नीचे क्या है साइन 73, इसको जो कहते हो। तो देखिए ऊपर नीचे यहाँ भी समान है, ऊपर नीचे यहाँ भी समान है, यहाँ कट कर एक आ गया, यहाँ भी कट कर एक आया, तो ये कट गया, यहाँ पर पूरा पूरा आ गया क्या, जीरो आ गया, ठीक है। इसका भी आंसर हमारा जीरो आ गया। अब हम देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में हमें जीरो दी गई है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में आपका जीरो दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर भाई 13 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है यदि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो तो साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको दिया गया है, आपसे पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा भाई, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पर ये स्क्वायर से आप मत डरिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर कास थीटा बराबर समझिए, कास थीटा बराबर 1/2 है, तो आपका यहाँ पर एक त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज, ठीक है। आप यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं इस तरीके से, और समकोण त्रिभुज इस तरीके से बना लेंगे, और आपका उसमें नाम दे दीजिएगा, ये हो गया ए भुजा हो गया, ये बी और ये सी, ठीक। चलिए उसके बाद साइन थीटा, देखिए यहाँ पर कास थीटा बराबर दिया है, कितना दिया गया 1/2, तो कास थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो जिसमें से आधार की वैल्यू हमारा हो गया कितना 1, कर्ण की वैल्यू 2। इसकी भुजा मतलब कि ए बी का जब वैल्यू आप निकालेंगे पाइथागोरस से, तो ये निकल के आएगा √3। तो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा की वैल्यू होता कितना है, साइन थीटा की वैल्यू होता है लंब बटे में कर्ण, तो लंब की वैल्यू यहाँ पर कितना रूट में दिया है 3, बटे में कर्ण का वैल्यू दिया है कितना 2, यानी √3/2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया भाई, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है बिंदु P ब्रैकेट में दिया गया -6, 8 के मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है, मूल बिंदु की दूरी। तो जब भी आपसे मूल बिंदु की दूरी पूछेगा, क्या पूछेगा, दूरी पूछेगा मूल बिंदु की, तो आप वहाँ पर एक फार्मूला लगाइएगा, मूल बिंदु की दूरी बराबर क्या होता है x² प्लस में y²। तो x मतलब कि माइनस में 6 दिया गया है, इसका स्क्वायर करिएगा, प्लस में y मतलब कि 8 का स्क्वायर, तो 6 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 36 प्लस में, और 8 का वर्ग हो जाएगा 64, ठीक है। दोनों को जोड़िएगा, तो दोनों को जोड़ने पर आएगा कितना 100 आएगा, और ये कितने का वर्ग है, तो ये वर्ग है 10 का, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में एक और। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है साइन ए बराबर 4/5 हो तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी आपका एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज सबसे पहले हम बना लेते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा प्रश्नावली 8.1 में ऐसी सवाल ने दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज यहाँ से बना लेते हैं। एक हो गया हमारा त्रिभुज, नाम दे देते हैं भाई ए यहाँ देते हैं, बी यहाँ देते हैं, और सी यहाँ देते हैं, ठीक। तो साइन ए बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण दिया गया। सबसे पहले मान हमें दिया गया है क्या, साइन ए बराबर होता क्या है 4/5, ये हमें दिया गया है। और आप सभी लोग जानते होंगे साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बट्टे में होता है क्या, कर्ण। तो लंब का मान हमें दे दिया है 4, और कर्ण की वैल्यू दे दिया है 5। आधार का मान निकालना है। आधार का मान हम क्या करेंगे, बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस छोटी भुजा का स्क्वायर, तो हमारा ये आधार का मान निकल जाएगा। तो आधार का मान निकालने के लिए ये बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे, माइनस में छोटी भुजा का वर्ग, यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक। तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, -4 का वर्ग हो जाएगा 16, और 25 में से हम 16 घटाएंगे तो 9 घट के आएगा, क्योंकि 16 9 25 होता है, ठीक। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, और ये 3 का वर्ग है तो 3 बाहर आ जाएगा रूट के, मतलब आधार की वैल्यू हमारा निकल गया कितना, 3 निकल गया, ठीक। जब आधार की वैल्यू हमारा 3 निकल गया तो हमें निकालना है tan ए का मान निकालना है भाई। tan
ए का मान। तो tan ए बराबर आप सभी लोग जानते होंगे लंब बटे आधार फार्मूला होता है, जिसमें से लंब का मान हमें दिया है क्या 4 दिया गया है और आधार की वैल्यू दिया गया है 3। तो 4/3 वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा है हमारा 4/3। तो 4/3 आपका है, दो ऑप्शन में यहाँ पर मैच कर रहा है भाई। 4/3 आपका ये पहले में भी है और चौथे में भी है, यानी दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16वें की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वें को देखिएगा भाई। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 16वें में बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आप सभी लोगों ने, आई होप आप सभी लोगों ने चतुर्थांश के बारे में पढ़ा ही होगा। देखिए चतुर्थांश क्लास 9th में ही आप लोग पढ़ लिए होंगे। चतुर्थांश कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें से ये वाला मान जो है वो कौन से चतुर्थांश में, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए चतुर्थांश में क्या होता है, पहले चतुर्थांश में होता है प्लस और प्लस का सिंबल होता है। दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, दूसरे चतुर्थांश में होता है माइनस कामा प्लस होता है। और तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस कामा माइनस होता है। चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस कामा माइनस होता है। तो ये जो मान हमें दिया गया है वो आपसे पूछा है किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए ये वाला स्थित है चतुर्थ चतुर्थांश में। अब आप लोग कहेंगे ये कैसे, इसके आगे तो प्लस है, इसमें कुछ प्लस ही नहीं दिखा रहे। तो कोई भी संख्या यदि आगे है उसका कुछ नहीं है तो प्लस होगा। ठीक है, समझिएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं अभी ये 4 के आगे कौन सा सिंबल है, तो आप लोग बताएंगे इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्या बताएं। तो इसमें प्लस का सिंबल होता है, क्योंकि प्लस का सिंबल होता है छिपा रहता है। ठीक, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चतुर्थांश, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4th जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए भाई ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या सदैव एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में सदैव अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सेकंड में है क्या एक, ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया है क्या सदैव परिमेय संख्या रहता है, और ऑप्शन नंबर फोर्थ में क्या परिमेय या फिर अपरिमेय संख्या होता है। इस क्वेश्चन का जो है आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए होगा क्या, जब एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल आप कराओगे तो उसका जो मान निकल के आएगा वो होगा सदैव अपरिमेय संख्या कहलाएगा भाई। वो क्या कहलाएगा, सदैव अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है क्या, बोल रहा है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है अशांत, ऑप्शन नंबर सेकंड में है शांत, और ऑप्शन नंबर थर्ड में है क्या उन उपर्युक्त दोनों, यानी कि पहला और दूसरा दोनों। ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिया गया क्या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा देखिए न शांत होता है और ना ही अशांत होता है, न शांत होता है न अशांत होता है, कभी शांत हो जाता है कभी अशांत हो जाता है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है थर्ड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। इसमें बोल रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। देखिए समांतर माध्य पूछा 1 से लेकर 10 तक की विषम संख्याओं का। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको हल करना होगा, तो कैसे करना होगा, सबसे पहले क्या करना होगा, 1 से लेकर 10 तक की संख्या को समझना होगा आपको। 1 से लेकर 10 में कौन कौन सी संख्या विषम होती है। तो देखिए विषम संख्या के लिए पहला 1 होगा, फिर क्या होगा 1 के बाद 3 होगा, 3 के बाद हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 5 के बाद क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 के बाद 9 हो जाएगा। इन सभी संख्याओं को आपको जोड़ना होगा। जोड़ने पर जो भी मान आएगा, आई होप जोड़ने पर कितना आएगा 25 आएगा, क्योंकि जोड़ने पर क्या आएगा 25 हो जाएगा। 9 1 10, 7 3 10 और 5 10 10 20 और 5 25 25 हो जाएगा। 25 के बाद कितनी संख्या है, तो 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या, और 5 से भाग देना होगा, आ जाएगा आपका आंसर। तो भाग जब देंगे आप तो इसका जो निकल के आएगा आंसर वो हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे बोल रहा है क्या 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो ब्रैकेट में है क्या 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपान 4 sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर क्या होगा। ठीक, ये आपको मान निकालना होगा। त्रिभुज से भी निकाल सकते हैं आप, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब समझिएगा हम लोग इससे कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसको मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बताने की यहाँ पर कोशिश करूँगा क्वेश्चन नंबर 20 को। तो यहाँ पर देखिए समझिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया गया क्या 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। देखिए इस सवाल को में देखिए त्रिभुज की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन मैं बिना त्रिभुज का आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा।
तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, tan थीटा बराबर ये 4 आ जाएगा, इसके नीचे 3 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा। अब आप लोगों को पता होगा एक फार्मूला, tan थीटा बराबर होता है क्या, tan थीटा जो बराबर होता है वो होता है sin थीटा बटे cos थीटा के रूप में। ठीक, tan थीटा को हम इसमें बदल दिए हैं और इसके बराबर हमें दिया गया है 3/4, यानी कि 3 की वैल्यू हमारा ये ऊपर का हो गया, ये 4 की वैल्यू हमारा नीचे का हो गया। ठीक, अब जो हमें इसका मान निकालना है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है 4 लिखिएगा, इंटू में क्या साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 लिख देंगे, माइनस में क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना दिया गया 4 दिया गया, तो 4 लिख देंगे यहाँ पर, बटे लगाइए, नीचे क्या है 4 है तो 4 लिखिएगा, इंटू में क्या है यहाँ पर साइन थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारा कितना दिया गया है 3 दिया गया है, और प्लस में कॉस थीटा है तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना दिया गया 4 दिया गया है, तो 4 तिहाई हो जाएगा कितना 12, माइनस में 4 हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और प्लस में 4 हो जाएगा। तो 12 में से आप 4 को घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 8, और 12 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या 16, तो ये काटेंगे 8 एक कम 8, और ये काटेंगे 8 दूना 16, यानी 1/2 हमारा जो है निकल के आ गया है। तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं 1/2 किस ऑप्शन में हमारा दिया गया है, तो 1/2 है वो ऑप्शन नंबर आपके थर्ड में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में है क्या, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा, प्राकृतिक संख्याओं का बोल रहा है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या में होता क्या, 1 से लेकर 9 तक सभी संख्याओं का योग और बटे टोटल संख्या। ठीक है, तो देखिए इसको आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको 1 से लेकर 9 तक संख्या लिखना होगा, यानी कि 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7 8, और यहाँ पर होगा क्या 9। ठीक, कितनी संख्या है, तो 9 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है। तो अब हम टोटल संख्याओं से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं इसमें, यानी कि 9 से भाग कर देंगे। अब सभी को जोड़ लेते हैं, तो ये 9 है और ये 1 है, तो 9 और 1 हो जाएगा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, और ये 8 है, 8 और ये 2 हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा। ठीक, ये 7 और ये 3 ये क्या हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा। ठीक, और ये 6 और ये 4 हो जाएगा क्या 10 हो जाएगा। अब बच गया 5, तो 5 के यहाँ पर लिख लेते हैं, तो 10 10 20 10 30 10 40 और 5 45, 45 हो जाएगा ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 का 9 9 बचे 45, 5 बार में कट गया भाई। तो अब हम लोग देख लेते हैं किस ऑप्शन में हमारा 5 दिया गया है, तो आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है क्या 5, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है यदि 27, 23, x-4, x+4, 15, 3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए समांतर माध्य आपको दिया गया है और आपसे x की वैल्यू यहाँ पर पूछ रहा है, तो सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे जैसे मैंने पिछले सवाल को इस यानी क्वेश्चन नंबर 21 को बताया है। तो चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारा दिया गया है समांतर माध्य दिया है। ठीक है, क्या दिया है समांतर माध्य, तो लिखेंगे यहाँ पर समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर हो जाएगा, सभी संख्याओं को योग करना होगा, सभी संख्या जो दिया गया है उसको जोड़, तो सबसे पहले है क्या 27 है, 27 लिखेंगे, प्लस में क्या लिखेंगे 23 लिखेंगे, 23 नहीं है सॉरी 23 भी है, और प्लस में क्या है प्लस में ये वाला मान लिखेंगे, ये क्या दिया गया है यहाँ पर प्लस में लिखेंगे यक्स माइनस में 4 इसको लिखेंगे, और फिर प्लस में क्या लिखेंगे x+4 लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x+4। ठीक है, प्लस में क्या लिखेंगे, प्लस में हम 15 को लिखेंगे भाई, प्लस में लिखेंगे 3 को, और प्लस में किसको लिखेंगे प्लस में लिखेंगे 7 को। अब जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं से भाग, तो संख्या 1 2 यहाँ से एक 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, तो 7 संख्याएं हैं, 7 संख्याओं से भाग देंगे। तो देखिए सवाल में हमें और दिया था समांतर माध्य कितना, हमें यानी समांतर माध्य की वैल्यू हमें दिया गया था कितना दिया था भाई 15 दिया था, 15, और ये पूरा हो जाएगा कहाँ 27 हो जाएगा यहाँ पर 27, और यहाँ पर हो जाएगा 23,
प्लस में हो जाएगा यक्स माइनस 4, प्लस में हो जाएगा यक्स प्लस 4, ठीक, और प्लस में हो जाएगा क्या 15, प्लस में हो जाएगा क्या 3, प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 7, ठीक। चलिए, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में है क्या हमारा 7 है, क्योंकि 7 संख्या है तो 7 से भाग देना पड़ेगा। तो चलिए और हम आगे सॉल्व कर लेते हैं इसके बाद देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, यानी 7 का गुणा जब हम 15 में करेंगे तो 15 7 कितना होता है, 105 होता है क्या। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 25 हो जाएगा 35, 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 1 का 7 और 3 10 यानी 105 हो गया, ठीक। बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर में हमारा हो जाएगा 27, प्लस में क्या हो जाएगा 23, और प्लस में अब देखिए यहाँ से इसको ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो इस ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यक्स माइनस में 4, प्लस यहाँ इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यक्स प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक, और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया प्लस में 3, प्लस में 7 हो गया, ठीक। चलिए अब हम क्या करेंगे, यक्स वाले वैल्यू को जोड़ लेंगे, बाकी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो 105 हो जाएगा, ये 23, ये 27, 23 और 15, ये 4 3 और ये 7 सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 माइनस में, ये 4 प्लस में है, तो यहाँ से ये कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम संख्याओं को जोड़ना चालू करते हैं। तो ये 27 और ये है कितना 23, 27 और 30 जोड़ेंगे तो आई थिंक 50 आ जाएगा। 7 3 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 4 2 2 4 1 5, 50 आ गया, ठीक। 50 के बाद ये यक्स और ये यक्स जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, 2 यक्स हो जाएगा, ठीक, 2 यक्स हो गया। चलिए यहाँ पर जोड़ेंगे, इसको 15 को जोड़ लेते हैं, और सॉरी 3 और 7 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 25 हो जाएगा, ठीक, 25 हो गया। चलिए 105 बराबर ये 50 और ये 25, 25 50 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 75 हो जाएगा, 75 प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 यक्स हो जाएगा। अब इस 75 को हम इधर बराबर के पहले लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 75 हो जाएगा, ठीक, और बराबर में क्या हो जाएगा 2 यक्स हो जाएगा। अब घटाएंगे तो 5 में से 5 क्या 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10, 10 में से आप 7 घटाओगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, बराबर में क्या हो जाएगा 2 यक्स। यक्स की जब वैल्यू निकालेंगे तो हम ये 2 30 के नीचे चला आएगा 2, और बराबर में हो जाएगा यक्स, ठीक। तो काटेंगे इसको तो यक्स का मान निकल जाएगा कितना 15 निकल के आएगा। तो देख लेते हैं आपके ऑप्शन नंबर में 15 दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तो आप देख सकते हैं आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में ही 15 दिया गया है, तो ऑप्शन आपका सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपसे बोल रहा है क्या, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी उनका क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले वृत्त का परिमाप और एक वर्ग का परिमाप क्या है, बराबर है। तो आप सभी लोग जानते होंगे वृत्त का परिमाप का फार्मूला जो होता है वो होता है 2πr होता है, बराबर है किसके, वर्ग के परिमाप के। तो वर्ग का परिमाप का फार्मूला क्या होता है 4a होता है। यहाँ से 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा πr बराबर में क्या हो जाएगा 2a। ए की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 2 को नीचे भेज देंगे, तो ये हो जाएगा πr बट्टे में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर a हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको भी इतना पे छोड़ दीजिए, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। अनुपात बोल रहा है, अनुपात हमेशा बट्टे में लेते हैं, और किसके मतलब किसमें और किसका लेना है हमें, यानी वृत्त के क्षेत्रफल लिख लिया हम ना, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है a² होता है ये फार्मूला, ठीक है। तो देखिए एक हम वैल्यू हम यहाँ पहले से यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं, ज्ञात कर लिया यहाँ पर। तो क्या करेंगे अब हम यहाँ पर इसका मान बैठा देते हैं। तो ये पाई का मान यहाँ से रखेंगे तो हो जाए क्या 7/22 होता है जी, क्या होता है 7/22 होता है ना, 7/22 होता है। तो यहाँ से हम रख देते हैं 7/22। एक सेकंड भाई, यहाँ पर πr² को हम अभी ज्यों का त्यों लिखते हैं, πr² को ज्यों का त्यों। ए का वैल्यू हम ज्ञात किए हैं यहाँ पर इतना, कितना ए का वैल्यू हमारा ज्ञात है π/r, और इसके बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है।
और इसका क्या लगा देंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा हम। तो देखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर जो है इसका हम मान रख देते हैं। पाई आर स्क्वायर का ये जो पाई है उसका वैल्यू हम क्या रखेंगे, 22/7 होता है। क्या होता है, 22/7 होता है, तो 22/7 रखेंगे। इनटू में क्या है, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर लिख देते हैं, अभी ज्यों का त्यों लिखते हैं। बटे बटे में देखिए यहाँ पर पाई आर बटे में 2 है, इसका स्क्वायर है, यानी इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, उसको हम 2 बार लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखेंगे समझिएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे 22 बट्टे में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और इंटू में क्या करेंगे, 7 को कर देंगे। ठीक है, और इंटू में यहाँ पर क्या करेंगे आर, फिर यहाँ पर गुणा में फिर इसी को एक बार और लिखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 22 बट्टे में हो जाएगा 2 इंटू 7, इंटू में क्या लिखेंगे यहाँ पर आर लिखेंगे, कुछ इस तरीके से। ठीक, तो देखिए अब होगा क्या, ये हम 2 से काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 से ये काट देंगे इसको। तो पहले ऊपर वाले जो मान दिया गया उसको हम लोग क्या करेंगे, वही कर देंगे, यानी कि 22 बट्टे में हो जाएगा 7 इंटू में हो जाएगा क्या आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बट्टे में क्या है, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, ये कट जाएगा आपका 11 बार में, और बट्टे में क्या है 7 है, इंटू में आर, इसको भी काटेंगे तो 2 से 2 11 बार में ये भी कट जाएगा, तो 11/7 इंटू में आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इतना कटने के बाद देखिए होगा क्या, आर से आर कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर है तो एक आर बचेगा, ये भी कैंसिल हो गया, तो दोनों आर जो है कैंसिल कर देगा इसको। ठीक, तो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार से मान बचेगा, 22 बट्टे में हो जाएगा क्या 7 हो जाएगा, और होल बट्टे में क्या हो जाएगा 11 बट्टे में 7, इंटू में हो जाएगा क्या 11 बट्टे में हो जाएगा क्या 7, और ये आपका है बट्टा का बट्टा है तो बट्टा का बट्टा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 बट्टे में हो जाएगा क्या 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इंटू में हो जाएगा कि ये जो 7 है वो चला जाएगा ऊपर, चला जाएगा भाई, कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी 7 इंटू 7 हो जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 11 इंटू में 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखिए अब देखिए ये 7, ये वाला 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कटेगा 11 कम 11, 11 दूना 22 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 2 का 7 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 सत्य हो जाएगा 14, और बट्टे में कितना है 11, मतलब आपका जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो हो जाएगा क्या 14, क्या हो जाएगा यहाँ पर 14 अनुपात में क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो अब जब हम चेक लेते हैं कि ये वाला हमारा ऑप्शन दिया गया है कि नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपके ऑप्शन में दिया गया, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 14:11 जो हमने अभी निकाला था वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है b² - 4ac को क्या कहा जाता है, शून्य, दूसरा में ऑप्शन में दिया गया है गुणांक, और तीसरा में दिया विभक्तिकर, और चौथा में है क्या अशून्य। तो आप सभी लोग जानते होंगे b² - 4ac का फार्मूला हम यूज़ करते हैं विभक्तिकर, उसे बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं विभक्तिकर बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो 3 है वो सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, सभी समबाहु त्रिभुज होता है, यानी सभी समबाहु जो त्रिभुज होता है वो कैसा होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में सर्वंगसम होता है, और ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या समरूप होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या समानुपाती होता है, और ऑप्शन नंबर फोर्थ में क्या इनमें से यानी कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं होता है। तो देखिए सभी समबाहु त्रिभुज जो होता है, तो देखिए सभी समबाहु त्रिभुज जो होता है वो होता है क्या समानुपाती होता है। आई थिंक मेरे अनुसार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होता है, ठीक है, क्योंकि मुझे उतना क्लियर नहीं है, बट मेरे हिसाब से क्या होता है समबाहु त्रिभुज क्या होता है समानुपाती होता है। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने जो राय हैं वो कमेंट में दीजिएगा कि ये मैंने करेक्ट बताया है कि नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। 25 तो यही है भाई, 26 की ओर चलते हैं। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 25 में हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ये देखिए समानुपाती नहीं होता है, इसको आप लोग कट कर लीजिएगा आप लोग। तो देखिए समानुपाती नहीं होगा, समरूप होगा, क्योंकि इसका जो समबाहु त्रिभुज का जो कुछ इसका ट्रायंगल जो होता है वो कुछ समान जैसा बनता है। ठीक, मतलब एक ही आकार जैसा बनता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। इसका जो समबाहु त्रिभुज का ट्रायंगल होता है वो समान रूप से होता है क्या, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनता है, तो इसलिए इसका जो है समरूप सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो होते हैं कितना, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में जो पहला ऑप्शन है क्या 3,0 है, ऑप्शन नंबर सेकंड में है क्या 0,0, ऑप्शन नंबर थर्ड में है y,0, ऑप्शन नंबर फोर्थ में है क्या x,0। तो देखिए जब भी मूल बिंदु से निर्देशांक आपका पूछा जाएगा, मूल बिंदु से निर्देशांक पूछा जाएगा, तो उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0,0, क्योंकि जब मूल बिंदु पूछा जाएगा
तो वहाँ पर आपका एक्स का भी मान 0, वाई का भी मान 0, दोनों मान 0 होता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है क्या, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींचा जा सकता है। तो देखिए वृत्त में जो है एक वृत्त है, एक वृत्त में है, इसमें बोल रहा है कितनी स्पर्श रेखाएं खींचा जा सकता है। तो भाई कुछ भी आप अनंत खींच सकते हैं रेखा, वृत्त में ही खींचना, इधर से भी खींच सकते हैं, किधर से भी खींच सकते हैं, यानी इसमें हम कई रेखाएं खींच सकते हैं, यानी अनंत रेखाएं जो हम खींच सकते हैं। तो देखिए वृत्त में, किसी भी वृत्त में आप अनंत रेखाएं खींच सकते हैं भाई, अनंत रेखाएं, उसमें अब गिनती नहीं कर सकते कि हम एक ही रेखा खींच सकते हैं, उसके अलावा नहीं खींच सकते। भाई खींच सकते हो भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है क्या, चाप, त्रिज्या, या फिर व्यास, या फिर चापकर्ण। तो देखिए ये हो गया आपका एक वृत्त हो गया, इसकी बड़ी जीवा, बड़ी जीवा यानी कि यहाँ से खींचा जाएगा, तो ये हो गई आपकी जीवा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। क्योंकि किसी भी त्रिभुज में यदि बीच से कोई लाइन इसको काटते हुए जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास। व्यास जो है त्रिभुज को 2 भागों में काटता है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 29, वृत्त के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर बोल रहा है क्या, वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण जो है। तो देखिए वृत्त पे जो होता है वो, सबसे पहले वृत्त में देखिए ये समझिएगा, ये वृत्त है, एक लाइन जब यहाँ से खींचा जाएगा तो ये 180 डिग्री का कोण इस तरफ बनाएगा, और इधर भी क्या बनाएगा, 180 डिग्री का कोण। तो 180 और 180 को जो आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी वृत्त के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया गया है, 2 भिन्न भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त होता है, यानी 2 भिन्न भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त जो होता है वो कैसा होता है। ऑप्शन नंबर 1 में है क्या, सर्वांगसम, ऑप्शन नंबर 2 में है क्या, समरूप, और ऑप्शन नंबर 3 में है समानुपाती, और ऑप्शन नंबर 4 में है कोई नहीं। 2 भिन्न भिन्न त्रिज्याओं वाला वृत्त कैसा होता है भाई। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे इस, ये तो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, अब हम लोग जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर पहला जो कि लगाने वाला है, ये सिद्ध करना होगा आपको। ये जितने भी हमने क्वेश्चन आपको बताया वो सभी बहुविकल्पी थे, लेकिन इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, सिद्ध कीजिए कि 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा। इतना मतलब ये LHS को लेकर आपको RHS को लाना है। तो चलिए इसको हम लोग लगा लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन जितने भी लगाइएगा वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में तो हल लिखिएगा, हल नहीं लिखेंगे तो आपका जो नंबर है वो काट लिया जाएगा। ठीक, तो हल में क्या हम लोग हल करेंगे, LHS यानी कि जो दिया गया हमारा sec 4 थीटा दिया गया है, sec 4 थीटा माइनस में क्या दिया गया है, tan 4 थीटा दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर 4 जो दिया गया इसको हम लोग बदलेंगे स्क्वायर के फॉर्म में, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर यहाँ से देखिए। ठीक, और माइनस में हो जाएगा क्या यहाँ पर tan 4 थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, क्या आपको याद होना चाहिए, 1 + tan स्क्वायर थीटा एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा का, और इसका होल स्क्वायर है तो इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देते हैं हम। माइनस में क्या है यहाँ पर tan 4 थीटा दिया गया, तो इसको हम लोग जो कहते रखते हैं। ठीक है, चलिए इतना होने के बाद अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है a² माइनस में a² + b²। तो फार्मूला आपका होता है क्या, a² होता है मतलब कि a का वर्ग 1 + b² b मतलब कि यहाँ पे फार्मूला आपका जो होता है 1 + tan स्क्वायर होता है, 1 + tan स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जब tan स्क्वायर का हम इस फार्मूले में तोड़ेंगे तो tan स्क्वायर पहले से और स्क्वायर जुड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 4, यानी 1 1 का वर्ग 1 + tan स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, tan पे 4 हो जाएगा। ठीक, प्लस में क्या होता है 2a की वैल्यू 1 है तो 1 ही रह जाएगा, और tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा यानी tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, माइनस में tan 4 थीटा है तो tan 4 थीटा यहाँ पर लिखेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये tan 4 थीटा ये tan 4 थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर क्या बचेगा, फिर यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 2 tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए हमको लाना था, ये हमारा आ चुका है।
तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और मैंने इसके बाद दिया है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि ये रूट में दिया गया 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या हल लिखेंगे भाई, यहाँ पर हम लोग हल लिख लिए। हल लिखने के बाद यहाँ पर देखिए होगा क्या, सबसे पहले जो दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पर, रूट में दिया गया है 1 माइनस में यहाँ पर है क्या साइन थीटा, बटे में क्या है 1 प्लस साइन थीटा दिया गया। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिले, देखा जाए, तो आप वहाँ पे कीजिएगा क्या, आप वहाँ पे कर सकते हैं, इसका परमेयीकरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, परमेयीकरण कर सकते हैं। तो देखिए परमेयीकरण करेंगे तो जो नीचे वाला मान होता है उससे हम ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे चिन्ह को बदल कर। तो यहाँ पर देखिए हम 1 है तो 1 लिखेंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस को हम बदल देंगे माइनस में। उसके बाद क्या है साइन थीटा है, बटे में होगा क्या 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या होगा, तो ये 1 माइनस साइन थीटा गुणा जब 1 माइनस साइन थीटा हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा भाई, बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक कोष्टक में प्लस भी, एक कोष्टक में माइनस भी दिख रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि साइन स्क्वायर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इतना हो जाने के बाद तो देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन जो है ये पूरा पूरा उसको वही लिखना है, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, बटे में क्या है एक का वर्ग एक ही होगा, माइनस में साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर को ज्यों कहते हो। ठीक, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना होगा समझिए, अब आपको करना है 1 अब दोनों पे यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला होता है आपका, क्या होता है भाई, ये हो जाता है कास स्क्वायर थीटा के रूप में। ठीक, किसमें हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा के रूप में। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा को भी आप ज्यों कहते हैं लिखिए 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर, और बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा देखिए यहाँ पर इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो कास स्क्वायर और ये पूरे का स्क्वायर, अब इसको हटा कर हम एक स्क्वायर होल स्क्वायर लगा देते हैं, यानी 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में हो जाएगा क्या कास थीटा हो जाएगा, इसका हमने स्क्वायर हटा के पूरा होल स्क्वायर लगा दिया है, और ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल भी हो जाएगा यहाँ से। जब यहाँ से रूट कैंसिल हो गया तो आपका बचेगा कुछ इस प्रकार से मान 1 माइनस साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा कास थीटा। ठीक, तो इतना होने के बाद अब हम 1/, ये कास को अलग ले लेते हैं, तो यानी 1/कास थीटा यहाँ पर हो गया, माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा कास थीटा। तो 1/कास बराबर क्या होता है, 1/कास बराबर आपका फार्मूला होता है क्या सेक थीटा हो जाता है, माइनस में साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर क्या हो जाता है यहाँ पर टैन थीटा हो जाएगा। यही आपको लाना था और ये आपका आ गया है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन सा चैप्टर ज़्यादा नंबर के पूछे जाते हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। चलिए आगे चलिए, जो सबसे पहला आपको चैप्टर पढ़ना है काफ़ी बेहतर तरीके से, वो है पार्ट 3। पार्ट का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। ये पार्ट से काफ़ी अच्छा नंबर से पूछा जाता है। उसमें से क्या क्या पढ़ना है, फर्स्ट नंबर पे प्रजोड़न विधि जो होता है समीकरण वाला, उसको आपको पूरा पढ़ लेना है। सेकंड में क्या, निम्नलिखित समीकरणों में से रैखिक समीकरण में युग्म बदलना है, यानी कि रैखिक समीकरण जिससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको दिया जाता है, जैसे 1/x + 1 प्लस में यहाँ पर दिया गया 1/x - y बराबर 7, कुछ इस तरीके आपका समीकरण एक ठो दिया जाता है। ठीक है, और क्या देता है 1 + y माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 2x - y = 8, कुछ इस तरीके का समीकरण जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, तो उसको आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, उसके बाद आपको अगला चैप्टर पढ़ना है पार्ट 4, जो कि पार्ट का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में क्या क्या पढ़ना है, तो पूर्णवर्ग विधि पढ़ सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और दूसरे में है क्या प्रश्नावली 4F, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो।
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ना है आपको, विभेदिकर का जो सूत्र होता है, विभेदिकर का जो सूत्र होता है वो कौन सा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का, इसको आपको पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है क्या, मूल सूत्रधार सिद्धाचार्य विधि सूत्र, तो इसको भी आपको पढ़ना है, ये भी काफ़ी अच्छा है, इसको भी आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक। अगला चैप्टर आपको पढ़ना है कौन सा, पाठ 7, पाठ का नाम है क्या, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। अब पार्ट 7 में कौन कौन सा पढ़ना है, तो प्रश्नावली 7b पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है उसमें से। वैसे 7b तो थोड़ा सा छोटा है, मतलब कि काफ़ी हल्का क्वेश्चन है, लेकिन है मस्त है, ठीक है, ठीक है। अब इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है 7 का सी पढ़ना है, इसमें भी काफ़ी आपके एग्जाम में इस पार्ट से प्रश्नावली से जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्नावली क्या है, 7 का डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्नावली है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक। उसके बाद कौन सा आपको पाठ पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है पाठ 8, जिसका नाम है क्या, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय में से पाठ प्रश्नावली 8 भी आप पढ़ लीजिएगा, पूरा एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा, और प्रश्नावली 8c पढ़ लीजिएगा, प्रश्नावली 8d। और ये 8 प्रश्नावली 8 में से जो 8d है, इससे क्वेश्चन 100% ही आते हैं, इसको आप ट्रिपल स्टार मान लीजिए भाई, ट्रिपल स्टार मान लीजिए। उसके बाद जो अगला चैप्टर आपको पढ़ना है, अगला चैप्टर आपको पढ़ना है कौन सा भाई, अगला चैप्टर आपको पढ़ना है पार्ट 9, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के में कुछ अनुप्रयोग में से आपको प्रश्नावली फर्स्ट वाला पढ़ना है, यानी 9 का ए, और प्रश्नावली 9 का बी। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे तो 9 के कितने भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी आप वो हल कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो आई होप आप सभी को जितना मैंने बताया है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।